मैं आपका दोस्त परमदत्त। आज हम बात करेंगे कि कुछ महिलाएं कानून का गलत उपयोग कर रही हैं, गलत तरीके से लोगों को फंसाने के लिए, परिवारों को तोड़ने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए झूठे मुकदमों का सहारा ले रही है और उनको पता है कि उनकी स्टेटमेंट के आधार पर किसी का भी जीवन बर्बाद किया जा सकता है। तो ऐसे ही आज हम तथ्यों के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं कि महिला को जेल हो सकती है। ऐसे कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिसके अंदर की महिला के केसों को झूठा साबित किया जा सकता है और हमें किस तरीके से मूव करना है, इसके संबंध में आज हम बात करेंगे। और क्योंकि आज की डेट में जो महिला कानून है उनका बढ़ चढ़कर दुरुपयोग हो रहा है और हमेशा यही रहता है कि किसी भी तरीके से परिवारों को ट्रैप किया जाए, एक नई कहानी बनाकर लोगों को परेशान किया जाए और मेन इंटेंशन उनका ये रहता है कि किसी तरीके से प्रेशर बनाना और प्रेशर बना के पैसा ऐंठना। तो ऐसे कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं और हम किस तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं, उसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। तो पहली चीज़ है कि अगर कोई महिला आपके खिलाफ में कोई झूठा केस करती है और आपके पास में अगर साक्ष्य है तो आप अपने ज़िले की संबंधित न्यायालय में आईपीसी सेक्शन 211 के तहत में मुकदमा फाइल कर सकते हैं। 211 में ये कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ में कोई झूठा आरोप लगाता है, झूठा अपराध कायम करवाता है, तो उसके खिलाफ में 7 साल की सज़ा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। अगर आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ झूठा मुकदमा लगाया है और आपके पास साक्ष्य है तो आप 211 की कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा है कि महिला ये सोचती है कि नहीं, कि केवल दहेज देने वालों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज होगा। तो डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961 के सेक्शन 2 में डॉरी को परिभाषित किया गया है। अगर कोई लेने वाला है तो कोई देने वाला है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी पुलिस चार्जशीट लगाती है, जब भी कोई एफआईआर दर्ज करती है तो धारा 3/4 जरूर लगा देती है। तो लोगों के मन में यह भावना रखी गई है कि नहीं, दहेज देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और लोग डर जाते हैं उससे कि नहीं, अगर उन्होंने दिया है तो हमने लिया है। तो इससे बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉरी प्रोविजन एक्ट सेक्शन 3 के तहत में आप मुकदमा कायम करा सकते हैं, क्योंकि आपकी पत्नी ने अपने एफिडेविट में या एफआईआर के कंटेंट में इस चीज़ को साबित किया है कि उनके पिता ने अपनी हैसियत से ज़्यादा संपत्ति दी है। तो बिल्कुल आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने स्वीकार किया है, आपने स्वीकार नहीं किया है, आपने लिया है या नहीं लिया है। आप गिफ्ट के तौर पे स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन वो दहेज की श्रेणी में नहीं आता है। तीसरी चीज, आपकी पत्नी ने कोर्ट में कोई एफिडेविट दिया है, आपने देखा कि कहानियां बहुत बड़ा चढ़ा के देता है, तो उस एफिडेविट की कॉपी निकालो, उस एफिडेविट में कंटेंट देखो कि इसमें क्या गलत दिया गया है। तो आप 191 आईपीसी, 193 आईपीसी, 199 आईपीसी, आईपीसी 200 के तहत में भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। झूठा साक्ष्य देना, झूठा एफिडेविट देना, जानबूझकर झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करना, माननीय न्यायालय को गुमराह करना, ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो आप मूव कर सकते हैं। चौथी कार्रवाई यह है कि अगर आपकी पत्नी ने कोई गलत स्टेटमेंट दिया है, आपके पास एविडेंस हैं, तो सीआरपीसी 340 परजरी, 345 सब सेक्शन 3, 195 सीआरपीसी के तहत में
भी आप मूव कर सकते हो और जो भी आईपीसी की जो सेक्शन बन रहे हो आप उसको यूज कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, कुछ लोग देखते हैं कि महिलाओं ने ये देखा कि नहीं एडल्ट्री क्राइम नहीं है, अब तो हम जो मन में आएगा वो करेंगे। 497 सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 17 में बेगेमी का ऑप्शन है पनिशमेंट के लिए, पनिशमेंट फॉर बेगेमी, तो उसमें आप कार्रवाई कर सकते हैं। और जो महिला किसी परपुरुष के साथ में अगर संबंध बना रही है तो आईपीसी 498 की बात कर रहा हूँ, ना कि 498A की बात कर रहा हूँ। 498A जो है वो दहेज पे ताड़ना है, और 498 जो है वो ये है कि अगर हमारी पत्नी के साथ में कोई दूसरा संभोग कर रहा है और उसके कब्जे में है, वो अपने कब्जे में रख के उसके साथ में संभोग कर रहा है, संबंध बना रहा है, तो हम उस बंदे के खिलाफ में FIR दर्ज करा सकते हैं, कोर्ट का रुख अपना सकते हैं। फिर इन सारी चीज़ों को लेके हम डाइवोर्स पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं, सेक्शन 13A हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो हम कार्रवाई कर सकते हैं। और लास्ट में आ जाता है, आपने देखा होगा कि FIR में बोल देते हैं कि हमारे पिताजी ने इतना पैसा दिया, और उसको कोई डिक्लेरेशन नहीं होता है। कोर्ट के एफिडेविट में घरेलू हिंसा का मुकदमा हो, चाहे CRPC 125 भरण पोषण का मुकदमा हो, चाहे बच्चे की कस्टडी का मामला हो, या डाइवोर्स का मामला हो, XYZ कुछ भी हो, तो उसमें ये लोग एक अमाउंट बोल देते हैं कि हमारे पिताजी ने ये दिया, वो दिया, फलाना ढिकाना। तो ये सारी चीज़ें उसमें आती है। तो इसके लिए आप एफिडेविट को निकाल के आप संबंधित इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसमें आप शिकायत कर सकते हैं कि सर इनकी जो इनकम है उसको सामने रखा जाए। और उसके बाद में आप RTI से पूछ सकते हैं कि इस पे जांच हुई, क्या तथ्य निकल के आए, तो वो आपके केस के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। इसके बाद आता है कि आपकी पत्नी ने एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बना के दे दी कि सर हमारे पिताजी ने ये दिए थे, वो दिए थे, फलाना ठिकाना, और उस पर अगर आपके सिग्नेचर नहीं है, या कोई भी पुलिस अधिकारी जो आपकी जांच कर रहा है आपके केस की, या कोई भी अगर आपको प्रेशराइज करता है कि आप इस पे साइन करिए, तो आपको उस पे साइन नहीं करने हैं, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि जब शादी का अम्पाउंड होता है तो उसी टाइम पे दोनों बच्चों से लिस्ट जारी कराई जाती है। ये आता है द मेंटेनेंस ऑफ प्रेजेंट लिस्ट ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम एक्ट, डोरी प्रोविजन एक्ट के तहत में। तो आपको साइन नहीं करनी। अगर वो एक अच्छी लिस्ट बना के देती है, वो खुद साइन करती है, तो आप उसको फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भी केस फाइल कर सकते हैं कि साहब इसने ये फर्जी दस्तावेज बना के कोर्ट में दिया है, अगर इस तरीके की लिस्ट दी जाती है। तो आगे का क्वेश्चन आता है कि आपने देखा कि बहुत सारी महिलाएं उसमें दिख देती हैं कि इतना दहेज दिया, ये दिया, वो दिया, ये चीज़ें दे दी, और उनके पास बिल नहीं होते हैं। वो क्या करती है, फर्जी बिल बनवा लाती हैं जिसमें टेन भी नहीं होता, GST भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, और वो लगा देती है आगे कोर्ट में। तो आपको उन बिलों को वेरीफाई कराना है, और वेरीफाई कराने के बाद में ना आपको 467, 68, 70, 71 जो भी सेक्शन IPC में जो बन रहे हो उनका आप उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कार्रवाई कर सकते हैं, आगे मूव कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो आप संपर्क कर सकते हैं। आप मेरी मदद करो, मेरी भी कंडीशन कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप मेरी मदद करो, हम आपकी मदद करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि हमारी वीडियो के मार्फत आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, ताकि कि आप लोग खुद को बचाने में सक्षम हो सके, हम जैसे किसी की ज़रूरत आपको ना पड़े। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लोगों में शेयर करें, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए